तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया के चरणों में हम कि किस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, उसके पश्चात संविधान का निर्माण हुआ और निर्माण के पश्चात कितने प्रक्रियाओं और कितनी अवधि के पश्चात भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इसके बारे में हमारी चर्चाएं अंतिम चरण में चल रही थी। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का जो संविधान अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित किया गया। इस दिन हमारे भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद स्वतः लागू हो गए। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके पश्चात संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में हम देखते हैं कुछ बातें रह गई थी हमारी दोस्तों, तो आज हम उसको इस क्लास में कंप्लीट करने का कार्य करेंगे। देखिए, 26 नवंबर 1949 के पश्चात हमारी जो अंतिम बैठक होगी 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हुई? अंतिम बैठक हुई। तो इसके बारे में हम दोस्तों अब निरंतर आगे अध्ययन करेंगे। 24 जनवरी 1950 को महत्वपूर्ण दिनांक है भारतीय संविधान की, अगर हम बात करें तो इस दृष्टिकोण से, क्योंकि इस विषय के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ आती हैं। 24 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या हुआ? तो देखिए, इस दिन हमारी जो संविधान सभा थी उन्होंने राष्ट्रगान, किसको? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इन दोनों को क्या दी? स्वीकृति। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्तमान जो भारतीय संविधान में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हैं, इनको अंतिम रूप से स्वीकृति संविधान सभा के द्वारा कब दी गई? तो 24 जनवरी 1950 को दी गई थी। ठीक है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। उसके पश्चात देखिए, 24 जनवरी 1950 को महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? इस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुए। संविधान पर क्या हुए दोस्तों? हस्ताक्षर। संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, संविधान पर हस्ताक्षर किए गए इस दिन। और इस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है 24 जनवरी 1950 का दिन। संविधान पर हस्ताक्षर किए, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? तो आप यहाँ ध्यान देंगे 284। कितने? 284 व्यक्तियों ने या लोगों ने इसके ऊपर क्या किया दोस्तों? हस्ताक्षर। ठीक है, संविधान के ऊपर कितने लोगों का या कितने व्यक्तियों का हस्ताक्षर किया गया? तो 284। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये क्या थी? अंतिम बैठक। इसके पश्चात संविधान सभा क्या हो गई थी दोस्तों? भंग हो गई थी। तो अंतिम बैठक में आप बता सकते हैं कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 284 सदस्यों ने भाग लिया था। तो इस दृष्टिकोण से जब 284 सदस्यों ने भाग लिया तो संविधान के ऊपर हस्ताक्षर भी कितने लोगों ने किया? 284। बेसिक बात है। इन 284 लोगों में से कितनी महिलाएं थी? 8 महिलाएं। यानी इस दिन कहने का मतलब संविधान के ऊपर कितनी महिलाओं ने? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और इनमें कितनी महिलाएं थी? तो आप बता देंगे 8 महिलाएं कुल थी 284 में से। जबकि संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी? हम इसके बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं। कुल 15 महिलाएं थी, जिनमें आपको सभी का नाम और उनके बारे में महत्वपूर्ण जो बातें थी वो सारी बताई गई थी। महिलाओं के गुट का नेतृत्व हंसा मेहता ने किया। सबसे सक्रिय जो सदस्य थी महिलाओं में
वो जी दुर्गाबाई देशमुख थी, पूर्णिमा बनर्जी के बारे में बात आई थी। तो राष्ट्रगान जब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान की शुरुआत हुई तो उन्होंने राष्ट्रगान का नेतृत्व किया था। एनी मस्करिनी त्रावणकोर से देशी रियासतों के प्रतिनिधि के तौर पर एकमात्र महिला सदस्य के रूप में मनोनीत महिला थी। इसके अलावा दाक्षायणी वेलायुधन जो महिला थी वो एकमात्र दलित महिला थी। ऐसी कुछ चर्चाएं हमने की थी। बेगम अजाज रसूल, उनके बारे में हमने बात की थी, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, और इसमें 284 व्यक्तियों ने संविधान पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। और इन 284 व्यक्तियों या सदस्यों में से कुल कितनी महिलाएं थी, तो 8 महिलाएं थी, यानी 8 महिलाओं ने संविधान के ऊपर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। ठीक है दोस्तों, यह आप विशेष रूप से बात ध्यान रखेंगे। ये भी बात है किस दिन की, 24 जनवरी 1950 की बात है। अब बात करते हैं, जब 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया तो प्रथम हस्ताक्षर किसने किया, तो आप ध्यान रखेंगे प्रथम हस्ताक्षर संविधान के ऊपर किसने किया, तो आप ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान के ऊपर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस समय हमारे देश के क्या थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं रियासतों की ओर से सर्वप्रथम, ये भी ध्यान रखेंगे, रियासतों की ओर से सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किया, तो इनके बारे में ध्यान रखेंगे, हमारे राजस्थान से थे। और इनका नाम क्या है दोस्तों, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम था, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता जो हमारे राजस्थान से थे, और ये किस रियासत से माने गए हैं, उदयपुर से। कहाँ से थे, उदयपुर से। तो रियासतों की ओर से संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बलवंत सिंह मेहता, जबकि जो पहला हस्ताक्षर किया वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब बात आती है, जब रियासतों की ओर से किया तो राजस्थान की ओर से, उस समय हमारा राजस्थान कई रियासतों में बटा हुआ था दोस्तों, तो उस समय राजस्थान की ओर से हस्ताक्षर किसने किया, तो इनके बारे में भी अब आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान की ओर से भी सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था, बलवंत सिंह मेहता, क्योंकि रियासतों की ओर से सबसे पहला हस्ताक्षर भी बलवंत सिंह मेहता का, राजस्थान की ओर से भी किसने किया, बलवंत सिंह मेहता ने। और सबसे अंत में अंतिम हस्ताक्षर किसने किया, अंतिम हस्ताक्षर किसने किया, तो अंतिम हस्ताक्षर आप बेझिझक बता सकते हैं, हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान के ऊपर अंतिम हस्ताक्षर किया किसने दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो ये संविधान के ऊपर जो हस्ताक्षर हुए उनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। अब संविधान के ऊपर हस्ताक्षर हुआ तो ये बात भी बनती है कि संविधान कितनी प्रतियों में था, जिसके ऊपर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। तो संविधान की कुल कितनी प्रतियां थी, तो कुल प्रतियां आप ध्यान रखेंगे 3 प्रतियां थी। कुल प्रतियां कितनी थी, 3। संविधान की कुल कितनी प्रतियां थी, 3 थी। ठीक है दोस्तों, संविधान की कुल कितनी प्रतियां, तो आप ध्यान दीजिएगा 3 प्रतियां थी। ये 3 प्रतियां, तो पहली प्रति अंग्रेजी में, ठीक है, नंबर 1 आप ध्यान रखेंगे, पहली प्रति जो थी वो किस में थी, अंग्रेजी में थी। ठीक है, इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में। संविधान सभा की कुल कितनी प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए, 3 प्रतियों पर। यानी कहने का मतलब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसकी कुल कितनी प्रतियां निर्धारित की गई, 3। पहली प्रति अंग्रेजी में, दूसरी प्रति ये भी अंग्रेजी में, लेकिन ये दूसरी प्रति सजावट युक्त थी। दूसरी प्रति क्या थी दोस्तों, सजावट, यानी इसके ऊपर क्या किया गया था, सजावट किया गया था। और ये सजावट करने का काम किसने किया था, तो आप ध्यान रखेंगे
नंदलाल बोस। किसने किया था? नंदलाल बोस ने संविधान सभा की जो प्रति थी दूसरी, ये भी किस में थी? अंग्रेजी में, लेकिन इसके ऊपर सजावट किया गया था और वो सजावट करने का काम किसने किया था? तो आप ध्यान रखेंगे नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है, अलंकृत कह सकते हैं आप इसको, अलंकृत और ज्यामितीय, अलंकृत और ज्यामितीय रूप प्रदान किया। ज्यामितीय चित्रण किसने किया? नंदलाल बोस ने। इनके बारे में आप विशेष रूप से बात ध्यान में रखेंगे। और तीसरी प्रति थी हिंदी में। तीसरी प्रति किस में थी? हिंदी में दोस्तों, ये आप ध्यान में रखेंगे। तीसरी प्रति यहाँ हम दर्शा देते हैं, और ये तीसरी प्रति किस में थी? ये थी हिंदी में। और तीसरी प्रति हिंदी में, ये भी अलंकृत युक्ति यानी सजावट, इसके ऊपर भी सजावट की गई थी। और ये हिंदी में किसने किया था? तो इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे, बसंत कृष्ण वेद। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये बातें आप जरूर जान गए होंगे। संविधान की कुल कितनी प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये 3 प्रतियां थी। पहली प्रति अंग्रेजी में, दूसरी प्रति भी अंग्रेजी में, लेकिन ये क्या थी? अलंकृत और ज्यामितीय चित्रण के रूप में सामने आई। और ये काम किसने किया था? नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। और तीसरी प्रति आप बता सकते हैं दोस्तों, ये हिंदी में थी, और ये भी अलंकृत और ज्यामितीय रूप प्रदान किया गया था इसको भी। और ये हिंदी में इसका चित्रण किसके द्वारा किया गया? हिंदी में इसका जो अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया? तो बसंत कृष्ण वेद्य के द्वारा किया गया। अब बात आती है दोस्तों, संविधान किसने लिखा? संविधान के लेखक, संविधान के लेखक। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। संविधान के लेखक कौन थे? ये चीज़ भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। संविधान के लेखक, तो लेखक एक लंबा नाम है दोस्तों, नाम ध्यान रखेंगे आप। प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है दोस्तों, ये संविधान के क्या थे? लेखक थे। इनका नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। संविधान किसने लिखा? सीधा प्रश्न बनता है, संविधान किसके द्वारा सुलेखित किया गया? अंग्रेजी में लिखा किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। और कौन सी शैली में? तो ये शैली भी आप ध्यान रखेंगे, इटैलिक शैली में। कौन सी शैली? इटैलिक शैली में, इटैलिक शैली में, प्रवाहमय यानी लगातार, इटैलिक शैली में प्रवाह के रूप में लिखा गया। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया? तो अंग्रेजी भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो मूल रूप से कहने का मतलब ये बात आती है, संविधान मूल रूप से संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। मूल रूप से संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है दोस्तों, मूल रूप से संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। और इसके बाद में आप ये दूसरी प्रति अंग्रेजी वाली देख लेंगे। इसका चित्रण किसने किया? अलंकृत और ज्यामितीय चित्रण किसने प्रदान किया? नंदलाल बोस ने। और तीसरी प्रति थी हिंदी भाषा में, इसका अनुवाद, इसका चित्रण किसने किया? बसंत कृष्ण वेद्य ने। और ये जो लेखन था वो घनश्याम दास, किसने किया? घनश्याम दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनके सहयोग से घनश्याम दास ने हिंदी भाषा में सुलेखन किया मूल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए संविधान को। तो ये चीज़ें, ये बातें आपको विशेष रूप से दोस्तों ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद में आगे हमारी बात आती है दोस्तों, इसमें क्या है, आज जो ये तीनों प्रतियां हैं, तीनों प्रतियां
तीनों प्रतियां कहाँ पर हैं? तीनों प्रतियां तो आप बता देंगे संसद में। कहाँ रखी गई हैं? संसद में। तीनों प्रतियां कहाँ रखी गई हैं दोस्तों? संसद में सुरक्षित रखी गई हैं। ठीक है, तीनों प्रतियां कहाँ पर रखी गई हैं? संसद में सुरक्षित रखी गई हैं। तो ये सारी बातें हमने देखी 24 जनवरी 1950 की महत्वपूर्ण जो तिथि थी उस दिन की सारी बातें हैं कि क्या क्या कार्य हुआ। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को आगे क्या हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस दिन क्या हुए? राष्ट्रपति क्या हुए दोस्तों? मनोनीत, निर्वाचित, इसके अलावा न तो मनोनीत न निर्वाचित, और इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर दोस्त क्या करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत। कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को क्या हुए थे दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे, ये हुए थे निर्वाचित। क्या हुए थे दोस्तों? निर्वाचित। अब आप कहेंगे निर्वाचित कैसे? क्योंकि उस समय तो कोई संसद थी ही नहीं। जैसे आज भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जब संसद ही नहीं थी तो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित हुए? आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, राष्ट्रपति निर्वाचित कैसे? तो इसका भी सॉल्यूशन हम बताते हैं। किस प्रकार से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को? तो इसकी हमें एक पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी दोस्तों। किस प्रकार से? यहाँ देखिए, अगर आपको ध्यान में हो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपको पता है दोस्तों, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या हो गया? पारित हो गया। कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया। आपको पता है दोस्तों, इसमें एक विशेष बात सामने आई थी, अगर आपको ध्यान में हो तो। इसके माध्यम से ही भारत को स्वतंत्रता मिली, ये बात भी आपको पता है। और इसकी एक धारा थी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8, धारा 8 में लिखा गया था, क्या लिखा हुआ था? कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा, ये संविधान सभा ही समस्त क्या करेगी? विधायी कार्य करेगी, यानी ये विधायी परिषद के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, विधायी परिषद के रूप में कार्य करेगी। क्या? संविधान सभा। ये किस में लिखा हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 या नियम 8 में ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित था। और आपको पता है, संविधान सभा ने विधायी परिषद के रूप में कार्य करना कब से आरंभ किया? तो 17 नवंबर 1947, 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा ने विधायी परिषद के रूप में कार्य करना आरंभ किया। और ये जब विधायी परिषद के रूप में संविधान सभा कार्य करती थी, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष होते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। ठीक है दोस्तों, जब संविधान सभा विधायी परिषद, अपनी भाषा में आज कह सकते हैं इसको संसद, क्या कह सकते हैं दोस्तों? संसद। तो जब
संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे। उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। और संविधान सभा ने संसद या विधायी परिषद के रूप में कार्य करना कब से आरंभ किया? 17 नवंबर 1947 से आरंभ किया था। तो एक तरह से कह सकते हैं उस समय क्या थी, संविधान सभा भी संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो जब हमारे पास में संसद है तो राष्ट्रपति का क्या हो सकता है दोस्तों? निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति का क्या हो सकता है? निर्वाचन हो सकता है। और बाकायदा उस दिन 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा के जो सचिव थे, सचिव क्या नाम था उनका? HVR अयंगर। HVR अयंगर संविधान सभा के जो सचिव थे HVR अयंगर, ये क्या बने दोस्तों? ये निर्वाचन अधिकारी बने। क्या बने? निर्वाचन अधिकारी, इलेक्टोरल ऑफिसर बने। और बाकायदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के लिए क्या भरा गया? फॉर्म भरा गया। क्या भरा गया दोस्तों? फॉर्म भरा गया। अब देखिए कितनी जटिल प्रक्रिया है। शायद आप समझेंगे, थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि हमारे संविधान सभा के जो सचिव थे उस समय HVR अयंगर साहब, ये बाकायदा निर्वाचन अधिकारी बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के लिए क्या भरा गया? फॉर्म। और ये जो फॉर्म भरा गया वो क्या था? एकमात्र फॉर्म था। क्या था दोस्तों? एकमात्र फॉर्म। इसके अलावा कोई उम्मीदवार इनके सामने नहीं था। कहने का मतलब अगर कोई सामने उम्मीदवार नहीं होगा तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे? निर्वाचित हो जाएंगे। इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्या हुए? निर्वाचित। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुए? राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। और इस बात की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित होने की सर्वप्रथम बधाई भी दी किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। किसने दी? सबसे पहले बधाई भी दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता। इन्होंने सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनने की सबसे पहले बधाई दी थी। ये बात है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो मैं वापस इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रकार से निर्वाचित हुए। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आप सभी लोगों को पता है 18 जुलाई को पारित हुआ था। और जब पारित हुआ तो इसमें यह बात आई थी कि ब्रिटिश भारत का विभाजन होगा और इसके दो भाग होंगे, भारत और पाकिस्तान। और इसकी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अंतर्गत ये तय किया गया कि भारतीय जो संविधान सभा है वो ही विधायी परिषद के रूप में कार्य करेगी, यानी संसद के रूप में कार्य करेगी। 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा ने विधायी परिषद के रूप में कार्य करना आरंभ किया। जब भारतीय संविधान सभा विधायी परिषद के रूप में कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वो इसकी अध्यक्षता करते थे। उसके पश्चात अब यहाँ पर आपको पता है संसद के रूप में कार्य कर रही है, तो संसद राष्ट्रपति का निर्वाचन कर सकती है, अधिकार है। 379 इंटरिम जो पार्लियामेंट थी, अंतरिम संसद, इंटरिम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति 380 में ये उल्लेख किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से निर्वाचन हुआ। जो संविधान सभा के सचिव थे HVR अयंगर साहब, ये क्या बने? निर्वाचन अधिकारी बने। और निर्वाचन अधिकारी बनने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति पद के लिए एकमात्र फॉर्म भरा गया। कोई सामने प्रतिद्वंदी नहीं था, तो इसका मतलब अपने आप ही क्या हो गए? निर्वाचित हो गए। और निर्वाचित होने के पश्चात सबसे पहले राष्ट्रपति बनने की बधाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने दी? डॉक्टर अंबेडकर साहब।
उसके पश्चात दोस्तों आगे देखते हैं हम 24 जनवरी को जब ये काम हो गया तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। संविधान सभा क्या कर दी गई दोस्तों, भंग कर दी गई। ये लीजिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि अब धीरे धीरे इसका काम पूर्ण होने जा रहा था, आपको भी पता है इस बात का, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा क्या कर दी गई, भंग कर दी गई। और भंग करने के पश्चात जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा को ही अंतरिम संसद क्या मान लिया गया, अंतरिम संसद। ये लीजिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग हो गई और भंग होने के पश्चात संविधान सभा ही क्या बन गई दोस्तों, अंतरिम संसद बन गई। यानी कहने का मतलब अंतरिम संसद के रूप में पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर दिया किसने, संविधान सभा ने। और अंतरिम संसद आपको पता है इसके भी दो पार्ट बना दिए गए, एक तो वरिष्ठ और एक कम वरिष्ठ। कहने का मतलब संविधान सभा के जो सदस्य वरिष्ठ थे वो आज की जैसे राज्यसभा है, स्टेट ऑफ काउंसिल राज्यसभा के रूप में, और कम वरिष्ठ थे वो आज की लोकसभा के रूप में। यानी कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दो प्रकार के सदन बन गए। ये किस रूप में, अंतरिम संसद के रूप में। इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से, क्योंकि इस दिन संविधान सभा भंग कर दी गई, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया गया। दो सदन बन गए, वरिष्ठ कम वरिष्ठ। वरिष्ठता में वो सदस्य शामिल हुए जो, कहने का मतलब जिनको सबसे ज़्यादा अनुभव था और आयु के हिसाब से भी काफ़ी बड़े लोग थे, तो जैसे आज की राज्यसभा में होते हैं उसी प्रकार से। और कम वरिष्ठ जैसे आज की लोकसभा में होते हैं, क्योंकि इनमें आपको पता है वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा में भी आयु के आधार पर ही योग्यता का निर्धारण होता है। 25 वर्ष लोकसभा की, राज्यसभा की 30 वर्ष। तो स्पष्ट दिख रहा है आपको। इस प्रकार से कहने का मतलब संविधान सभा अंतरिम संसद का रूप धारण कर लेती है। कब, 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में दोस्तों आगे आता है इम्पोर्टेंट पार्ट, किस प्रकार से, तो यहाँ आप ध्यान देंगे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम चरणबद्ध तरीके से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। एक क्रमबद्ध रूप से हम आगे पर मैं इसको पढ़ते जा रहे हैं। तो अब अंतिम दिन आता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो करते हैं हम। 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना सहित संपूर्ण संविधान, प्रस्तावना सहित संपूर्ण संविधान पारित हुआ। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रस्तावना सहित संपूर्ण संविधान कब पारित हुआ, 26 जनवरी 1950 को। जबकि हमारे भारत का संविधान आंशिक रूप से कब पारित हुआ था, तो आपको पता है 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई आंशिक रूप से, क्योंकि उस दिन 16 अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए थे। पूरी तरह से भारत का संविधान लागू कब हुआ, सॉरी पारित लिखा गया है यहाँ पर, यह आप ध्यान रखेंगे, लागू हुआ। क्या हुआ, लागू। भारत का संविधान क्या हो गया, लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो आप बता सकते हैं यह संविधान के प्रारंभ का दिन, ये क्या था,
संविधान के प्रारंभ का दिन, यानी पूरा संविधान जिस दिन लागू हुआ वो था 26 जनवरी 1950। संविधान के प्रारंभ का दिन माना जाता है ये, क्योंकि आपको पता है भारतीय संविधान में पूरा कितना बड़ा संविधान था। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, साथ में क्या थी, प्रस्तावना। तो इस प्रकार से भारत के संविधान का प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस दिन राष्ट्रपति पद के रूप में किस बात की शपथ ली, तो आप बताएंगे संविधान की रक्षा की। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस दिन क्या ग्रहण की दोस्तों, शपथ। जबकि निर्वाचित कब हुए थे, 24 जनवरी 1950। इससे 2 दिन पहले हुई थी जो बैठक, जो संविधान की अंतिम बैठक थी, उस दिन निर्वाचित। और 26 जनवरी 1950 को इन्होंने अपने पद की क्या ली, शपथ ली। उसके पश्चात अगली जो बात आती है, अगर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण की, तो इसका मतलब इस दिन भारत क्या बन गया, गणतंत्र। भारत क्या बना, गणतंत्र बना। गणतंत्र का मतलब ये होता है, गणतंत्र गणराज्य, कि भारत का सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता है वो जनता के द्वारा क्या होता है, निर्वाचित होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि गणतंत्र वही देश होता है जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, ये बात कोई मायने नहीं रखती है। उस समय भी आपको पता है निर्वाचित हुए, लेकिन वो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से थे। तो हम मान सकते हैं भारत 26 जनवरी 1950 को क्या बना दोस्तों, गणतंत्र बना था। उसके पश्चात तो जब गणतंत्र बना तो 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को हम किसके रूप में मनाते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि मैंने आपको बताया था 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। तो उस 26 नवंबर को हम किस तिथि के रूप में मनाते हैं, विधि दिवस कह सकते हैं या संविधान दिवस के रूप में कह सकते हैं। जो 26 नवंबर 1949 को हुआ था तब विधि दिवस के रूप में जाना जाता था, और 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा है। किसको, 26 नवंबर 1949 को। जबकि 26 जनवरी को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह आप विशेष रूप से बात ध्यान में रखेंगे। अब 26 जनवरी को ही हमारे देश का गणतंत्र क्यों लागू हुआ, कहने का मतलब हमारे देश का संविधान क्यों लागू हुआ, इसके पीछे शायद आपको ध्यान में होगा। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ सकते हैं। देखिए 26 जनवरी हमारे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है 26 जनवरी, क्योंकि अगर आपको ध्यान में हो 1929 में इसकी पृष्ठभूमि है दोस्तों 26 जनवरी की, कि 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं। तो पृष्ठभूमि आप ध्यान रखेंगे, 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन दोस्तों, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। यह हुआ था दोस्तों 28 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर के अंतिम जो माह आते थे, कहने का मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये जो दिनांक होती थी इसमें कभी भी कांग्रेस का अधिवेशन निश्चित रूप से होता था। तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और ये कहाँ पर हुआ, जगह ध्यान रखेंगे, लाहौर। और इसकी अध्यक्षता किसने की, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्षता आप ध्यान रखेंगे JL नेहरू ने। JL नेहरू इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष थे। और इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार
भारतीयों के द्वारा किसकी मांग की गई? किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। और तय किया गया, यानी 31 दिसंबर, कब की बात है? 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर अर्धरात्रि को JL नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा क्या फहराया गया? तिरंगा फहराया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाहौर अधिवेशन, इसकी विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे तभी आपको 26 जनवरी की बातें में समस्त बातें अपने आप ध्यान में आएंगी। 31 दिसंबर 1929 अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर, क्योंकि लाहौर अधिवेशन चल रहा था दोस्तों, और लाहौर अधिवेशन में के पश्चात जो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब, इन्होंने तिरंगा फहराया और यहाँ पर तय किया गया कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये तय किया गया, यानी मनाने का निर्णय लिया गया। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। इसलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है हमारी जो 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ ये तिथि। तो इस प्रकार से इसकी पृष्ठभूमि आपको इसमें इनडायरेक्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ब्रिटिश गुलामी के चंगुल से मुक्त हुआ और विभाजन हुआ। भारत से पाकिस्तान अलग बना, पाकिस्तान के भी दो भाग बने, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। तो हमारी आज़ादी का जो दिन है वो तय हुआ 15 अगस्त। आज़ादी का दिन कौन सा? 15 अगस्त। तो हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो हमारे महान क्रांतिकारी जो नेता रहे हैं, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को हम आने वाली पीढ़ियों के समक्ष किस प्रकार से उनके सामने उन विचारों को प्रवाहित करें, तो इसके लिए हमने 26 जनवरी एक विशेष दिन रखा और इस दिन हमने हमारे देश का क्या लागू किया? संविधान लागू किया, जिसको हमने किस दिवस के रूप में मनाना तय किया? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना तय किया। तो दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त आज़ादी का दिन और 26 जनवरी जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों है, इसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको समस्त बता दी है दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो लागू होने के पश्चात संविधान के नियमों कानूनों के अनुसार अब देश का शासन चलाया जाने लगा और शासन चलाने का काम जो अंतरिम संसद थी उसके माध्यम से किया जा रहा था। कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं दोस्तों रह गए थे वो आप ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से रह गए, तो इसके बारे में आप विशेष रूप से आप ध्यान रखें। महत्वपूर्ण तथ्यों में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान सभा के द्वारा कुल अधिवेशन तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों 12। ज़्यादातर बुक्स में 12, कई जो आधुनिक बुक्स आ रही हैं उसमें 11 अधिवेशन भी दे रखे हैं दोस्तों। लेकिन जब हमने इन चीज़ों के ऊपर गौर किया, पिछली जो परीक्षाएं हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उसमें जब हमने इन चीज़ों के बारे में तथ्यों को देखा तो हमें स्पष्ट रूप से इस बात की जानकारी मिली कि संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। ये प्रश्न
पीसीएस में भी आया हुआ है। तो इसका उत्तर माना गया है क्या, 12 माना गया है। कई बुक्स इसको 11 भी बताती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, 12 हुए। और संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, कुल बैठकें, तो यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। कुल बैठकें कई बुक्स इसको 165 बताती हैं, कई 166 बताती हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है 165 या 166। क्योंकि कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि दोस्तों संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसको कई राइटर्स ने अधिवेशन मान लिया, कईयों ने क्या मान लिया, बैठक के रूप में ही मान लिया। तो आप ध्यान रख लेंगे संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, 165, 166 दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगी तो आपको प्राथमिकता देनी है 165 को दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। उसके पश्चात आगे जो बात आती है वो आती है संविधान बनने में लगा समय, बनने में लगा समय। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। और कुल खर्चा कितना हुआ, कुल व्यय संविधान बनने में कुल कितना खर्चा हुआ, तो लगभग 64 लाख, 63,96,729 लगभग ये विवरण मिलता है। तो संविधान बनने में कुल कितना खर्चा हुआ, 64 लाख। उस जमाने में दोस्तों आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से जब हमारे देश का संविधान बना लगभग 3 साल की अवधि लगी। तो इसमें हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, लगभग कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया, कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया, संविधानों का अवलोकन। तो ये आप बताएंगे दोस्तों, लगभग 60 देशों का, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 60 देशों का। तो कहने का मतलब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसे ही संविधान नहीं बनाया दोस्तों, कई प्रकार के विदेशों से जानकारियां प्राप्त की हैं, विदेशी संविधानों का किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान, उनकी अच्छाइयाँ ग्रहण की हैं और उन अच्छाइयों को हमारे भारतीय संविधान में स्थान दिया है। जो चीज़ें इन्हें अच्छी लगी सदस्यों को, उनके बारे में विचार किया गया संविधान सभा में, तब जाकर हमारे भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया पूरी हुई थी दोस्तों। तो ध्यान रख लेंगे कितने देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। और कुल खर्चा होना ही था कितना, लगभग 64 लाख। उसके पश्चात दोस्तों आगे जो बात आती है वो आती है कि संविधान के शिल्पकार, संविधान के शिल्पकार कौन थे। तो संविधान के शिल्पकार आप बताएंगे BN राव, बेनेगल नरसिम्हन राव संविधान के शिल्पकार माने जाते हैं। और जो हमारे संविधान के निर्माता कौन है, निर्माता तो डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के क्या थे, निर्माता, जनक या पिता माने जाते हैं। जबकि शिल्पकार, क्योंकि आपको पता है BN राव साहब ने इसका पहले प्रारूप निर्धारित कर लिया था और उस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम था प्रारूप समिति यानी पांडुलेखन समिति। और उस पांडुलेखन समिति के आधार पर ही काम किया, उसका अध्यक्ष बनाया गया किसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो शिल्पकार और निर्माता दोनों अलग बातें हैं, दोनों आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में संविधान में सबसे विवादित जो बात थी, विवादित मुद्दा ये था भाषा का। किसका था, भाषा का, या यूं कह सकते हैं राष्ट्रभाषा। सबसे विवादित मुद्दा था राष्ट्रभाषा का। अब ये कैसे था, तो आपको पता है
कि ज़्यादातर जो सदस्य थे वो हिंदी भाषी क्षेत्रों से थे और वो कौन सी भाषा को, हिंदी को क्या बनाना चाहते थे, राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। किसको, हिंदी भाषा को। तो इसको लेकर दक्षिण भारत के राज्यों के जो भी सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा में क्या किया दोस्तों, काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ इसको लेकर, क्योंकि वहाँ पर हिंदी भाषा इतनी ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, वहाँ की स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा ज़्यादातर प्रचलन में है। तो वो चाहते थे कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित न किया जाना चाहिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव लाया था एक सदस्य थे, किसके द्वारा, आर.वी. धुलेकर, आर.वी. धुलेकर साहब, इनके द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का क्या लाया गया था, प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन ये स्वीकार नहीं हुआ दोस्तों। इन्होंने तो प्रस्ताव रखते समय ये भी कहा था कि जो लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहते हैं वो संविधान सभा से उठकर चले जाएं। ये कहना था किसका, आर.वी. धुलेकर साहब का। हालांकि इनके रखे गए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। इसका प्रमुख कारण ये था कि दक्षिण भारत के राज्यों ने एक स्वर में इसका क्या किया, विरोध किया। संविधान सभा की एक सदस्य थी, महिला सदस्य जी. दुर्गाबाई देशमुख, जी. दुर्गाबाई देशमुख, जी. दुर्गाबाई देशमुख, इन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का दक्षिण में विरोध है। दक्षिण में क्या है, विरोध, दक्षिण में विरोध। ये बात किसने कही थी दोस्तों, जी. दुर्गाबाई देशमुख ने कही थी। किस बात को लेकर, राष्ट्रभाषा को लेकर। और उसके पश्चात आपको पता है दोस्तों, हिंदी को हमारे देश की क्या बनाया गया, राजभाषा। ये ध्यान रखेंगे, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारी जो राजभाषा है वो किसे घोषित किया गया, हिंदी को घोषित किया गया। और ये कब तय हुआ, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके पीछे कारण यही है कि इस दिन भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। वर्तमान भारतीय संविधान के आपको पता है भाग 17 और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। और उसके अनुच्छेद 343 में स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि हिंदी देश की राजभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। भारत की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, 343 में लिखी गई है। तो संविधान सभा में एक बड़ा विवादित मुद्दा रहा, किसको लेकर, राष्ट्रभाषा को लेकर। हालांकि राष्ट्रभाषा वर्तमान में भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। हिंदी को हमारे देश की क्या माना गया है, राजभाषा माना गया है। और 343 जो अनुच्छेद है इसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख वर्तमान में किया गया है दोस्तों। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सबसे जो अंतिम चरण आता है उसमें हम देखते हैं संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा की आलोचना, संविधान सभा की कई दृष्टिकोणों से क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। संविधान सभा की कई दृष्टिकोणों के आधार पर क्या की जाती है दोस्तों, आलोचना की जाती है। अब संविधान सभा की आलोचना क्यों की जाती है, इसके कई कारण हैं। इन्हीं कारणों का हम अध्ययन करते हैं, किन किन बातों को लेकर संविधान सभा की आलोचना हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान सभा के बारे में जो बात थी, वो पहली बात ये थी कि ये संप्रभु संविधान सभा संप्रभु
संस्था नहीं थी। पहली बात, संविधान सभा की कौन सी दृष्टिकोणों के आधार पर आलोचना की जाती है? तो पहली बात ये आती है कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी दोस्तों संप्रभु संस्था? इसका प्रमुख कारण यह है कि संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। ब्रिटिश सरकार की अनुमति से इसका, ब्रिटिश सरकार की इच्छा से संविधान सभा का क्या होता था दोस्तों? संचालन होता था। जब तक हमारे देश का संविधान लागू नहीं हुआ, संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ, या कहने का मतलब ये कह सकते हैं जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उससे पहले हमारे भारत में जो भी नियम कायदे थे वो ब्रिटिश सरकार के अनुरूप, उसकी अनुमति, उसकी इच्छा के आधार पर ही संचालित होते थे। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं दोस्तों संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। उसके बाद में अगली बात आती है संविधान सभा वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी संविधान सभा। तो इस दृष्टिकोण से भी ये संविधान सभा की क्या की जाती है दोस्तों? आलोचना की जाती है। मेरे ख्याल से ये बात आप समझे होंगे, क्योंकि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इसके बारे में आगे जाकर हमारे देश के जो राष्ट्रपति बने हैं प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा भी था कि उस समय उन परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाना संभव नहीं था। तो इस आधार पर भी संविधान सभा की क्या की जाती है? आलोचना की जाती है। उसके बाद में जो थर्ड बात आती है, तीसरी बात, वो ये है कि संविधान सभा वर्ग, एक वर्ग या कह सकते हैं संप्रदाय विशेष के वर्चस्व पर आधारित थी। संविधान सभा में एक वर्ग संप्रदाय विशेष का क्या था दोस्तों? वर्चस्व था। ये बात कुछ आलोचक कहते हैं संविधान सभा के बारे में, क्योंकि आपको पता है वर्ग संप्रदाय ज़्यादातर हिंदू समुदाय था भारत में, और हिंदुओं की ज़्यादा प्रतिनिधि संविधान सभा में पहुंचे थे। तो इसको लेकर भी कई प्रकार की जो आलोचनाएं हैं वो सामने आती हैं। उसके पश्चात ग्रेनविल ऑस्टिन, ये नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, अमेरिकी इतिहासकार थे ग्रेनविल ऑस्टिन अमेरिकी इतिहासकार, और दुनिया भर में जो संविधानों के विशेषज्ञ हैं उनमें इनका नाम भी आता है ग्रेनविल ऑस्टिन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें इन्होंने कहा था कि एक दलीय देश में एक दलीय निकाय, संविधान सभा को इसने क्या कहा? एक दलीय देश में, यानी पूरे भारतवर्ष में एक ही दल था कांग्रेस, और एक दलीय निकाय का मतलब संविधान सभा। ये कहना था किसका? ग्रेनविल ऑस्टिन का। ऑस्टिन ने तो ये भी कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। किसके बारे में कहा था? संविधान सभा को लेकर इनकी ये बात सामने आई दोस्तों। ग्रेनविल ऑस्टिन पद्मश्री से सम्मानित थे। 2011 में जो भारत की पद्म पुरस्कार हैं, पद्मश्री इनको दिया गया था। 2014 में इनका निधन हुआ। ये बात आप इनके बारे में ध्यान रखेंगे। कहाँ के थे? अमेरिका के इतिहासकार थे। उसके बाद में आगे जो नंबर आता है वो चर्चिल। किसका है दोस्तों? विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी रहे और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय विपक्ष के नेता भी थे। तो चर्चिल ने इसे क्या कहा? एक वर्चस्व प्राप्त, क्या कहा?
एक वर्चस्व प्राप्त समुदाय की संस्था। संविधान सभा को इन्होंने क्या कहा? एक वर्चस्व प्राप्त समुदाय की संस्था कहा। किन्होंने? चर्चिल ने। संविधान सभा के बारे में ये कथन था इनका। और कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं एक जाति की संस्था, एक जाति की संस्था, एक जाति की संस्था कहा। किसने? चर्चिल ने। और उसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो जॉन साइमन, लॉर्ड विस्काउंट जॉन साइमन इनका पूरा नाम है दोस्तों। और इन्होंने संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा। संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा। ठीक है मित्रों, आप ध्यान रखेंगे ये बात को। जॉन साइमन ने संविधान सभा को क्या कहा? हिंदुओं की संस्था कहा। उसके पश्चात संविधान सभा की और एक दो दृष्टिकोण से आलोचना की जाती है कि इस संविधान को बनने में अधिक समय लगा, बनने में अधिक समय लगा। लगभग आपको पता है दोस्तों 3 वर्ष का समय लग गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ज़्यादातर विधि विशेषज्ञ, संविधान विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी संविधान सभा की आलोचना करते हैं कि भारत का संविधान बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा और इसे कट एंड पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कट एंड पेस्ट का मतलब दुनिया भर के जो संविधान हैं, दुनिया के संविधानों की नकल कहा। विभिन्न देशों के संविधानों की नकल कहा जाता है भारतीय संविधान को, जबकि ऐसा नहीं था दोस्तों, क्योंकि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने लगभग 60 से ज़्यादा देशों के संविधानों का अवलोकन किया। तो उनका मतलब ये नहीं था कि जो दूसरे देशों के संविधान में बातें हैं वो अपने संविधान में हम उसको उसी प्रकार से ग्रहण करें। उनका मकसद था कि दुनिया भर में जो भी देश हैं उनके संविधान में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन अच्छी चीज़ों से हम प्रेरणा लेकर अपने देश के संविधान में उन चीज़ों को समाहित करें, ये मकसद था। तो इस आधार पर भी भारतीय संविधान सभा की क्या की जाती है? आलोचना की जाती है कि उन्होंने दुनिया भर के संविधानों की क्या की? नकल की। और इसको ये भी कहा जाता है 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम की रिप्लिका कहा जाता है, रिप्लिका कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो संविधान सभा की इन आधारों के आधार पर क्या की जाती है दोस्तों? आलोचना की जाती है, जो सही बात नहीं है। हमारे भारत का संविधान, हमारे संविधान निर्माताओं ने अथक मेहनत और विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर तैयार किया था। तो उनके बारे में इस प्रकार की जो शब्दावली है, इस प्रकार के कहे गए कथन हैं, ये हमारे दृष्टिकोण से कहीं भी सार्थक दिखाई नहीं देते हैं। उसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन आलोचनाओं का जवाब भी दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे संविधान के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने इन आलोचनाओं का जवाब भी दिया। और इन आलोचनाओं का जवाब किस प्रकार से दिया? तो इन्होंने एक तो जो बात थी वयस्क मताधिकार की जो बात थी, इसको लेकर कहा कि उन परिस्थितियों में उस समय चुनाव करवाना संभव नहीं था। अच्छी बात है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने कही कि उस समय
उन परिस्थितियों में उस समय चुनाव करवाना संभव नहीं था। सही बात है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसी दुविधा में उलझ रहा था। हमें उस समय एक, कहने का मतलब, स्वराज्य की जो मांग थी उसको पूर्ण करना था, भारत को आज़ादी मिलनी थी। तो भारत को आज़ादी मिले इसके लिए ज़रूरी नहीं कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव वयस्क मताधिकार पे हो, के आधार पर हो। तो अच्छी बात की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दूसरी बात ये कही कि जो ज़्यादातर सदस्य थे वो प्रजामंडलों से आए थे। कहाँ से आए थे? प्रजामंडल से। प्रजामंडल जो प्रतिनिधि सभा थी वहाँ से आए थे, उन्हीं के प्रतिनिधि थे। कहने का मतलब संविधान सभा में जो सदस्य आए वो प्रजामंडलों के प्रतिनिधि हुआ करते थे, कहने का मतलब। और उसके पश्चात एक वर्ग जाति, वर्ग या कह सकते हैं जाति का वर्चस्व नहीं था। ये बात भी कही किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्योंकि कई विद्वानों ने कहा कि वर्ग विशेष के वर्चस्व पर आधारित थी भारत की संविधान सभा, एक जाति की संस्था कहा चर्चिल साहब ने। तो ये बातें भी सही नहीं है दोस्तों। ये स्पष्टीकरण किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि वर्ग जाति का वर्चस्व आधारित संविधान सभा नहीं थी। इसमें आपको पता है 79 सदस्य कहाँ से थे? मुस्लिम लीग से। अब आप समझ सकते हैं मुस्लिम लीग के 79 सदस्य और 4 सदस्य सिख थे, और आपको पता है 213 सदस्य सामान्य, जिसमें हिंदू भी आ गए, ईसाई भी आ गए, पारसी भी आ गए, जैन भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, अन्य जो यूरोपीय वगैरह या कह सकते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय, ये सभी समुदायों के व्यक्ति इसमें शामिल हो गए 213 सदस्यों में। तो 79 सदस्य मुस्लिम लीग की, 4 सदस्य सिख से, 213 सदस्य सामान्य से, कहने का मतलब संविधान सभा में सम्मिलित हुए। तो इस आधार पर वर्ग संप्रदाय के वर्चस्व पर आधारित जो संविधान सभा थी इसका खंडन किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारा जो भारतीय संविधान की जो निर्माण की प्रक्रिया थी उसका जो अध्याय है अब मेरे दृष्टिकोण से संपूर्ण होता है। धन्यवाद।